हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर। और जो आप देखना शुरू कर चुके हैं, आज का हमारा पहला लेक्चर नवंबर के करंट अफेयर्स का, जिसमें कि हम पहले 50 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि हमें करंट अफेयर्स से लग रहे हैं, जो कि 2021 और 2022 में आ सकते हैं, क्योंकि आजकल जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आने लगा है और लगभग 1.5 या से 2 साल तक के करंट अफेयर्स आजकल पूछ रहे हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहले 1 साल के करंट अफेयर्स करा देते हैं, उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है प्री तक, तो हम फिर मतलब जनवरी से कंप्लीट कराएंगे ये सारे करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर। और इससे पहले अगर आपने हमारी पहले वाली सीरीज़ नहीं देखी, हम 2 मंथ्स के करंट अफेयर्स कंप्लीट करा चुके हैं, सितंबर के और अक्टूबर के। ठीक है, 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो है हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें कि हम नवंबर के करंट अफेयर्स कराने जा रहे हैं। ठीक है, और उससे भी पहले अगर आपने हमारी इकोनॉमी वाली सीरीज़ जाके नहीं देखी है, तो आप हमारी इकोनॉमी वाली सीरीज़ देखिए, जिसमें कि हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट करवा दी है। उसके बाद अगर आपने पॉलिटी वाली सीरीज़ नहीं देखी है, तो प्लीज़ आप जाके पॉलिटी की सीरीज़ भी देख सकते हैं। और इसके बाद हमारी ज्योग्राफी की भी सीरीज़ चल रही है। मतलब हमारी हर एक सीरीज़ में आप देखो कि मतलब अगर हमारे 100 क्वेश्चन है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से 20 to 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर्स वाले ही होते हैं। तो अगर आप मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख रहे हो, तो उसमें भी हमारे 20 to 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। बाई चांस हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर कई बार लेट हो जाता है, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हो। यू विल नॉट बी रिग्रेटेड। ठीक है, आप रिग्रेट नहीं करोगे उसको देख के। सो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर। और पहले लेक्चर का पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन 55th Constitutional Amendment Act 1986 added the 10th schedule to the Indian Constitution which provides for anti-defection law। इसने बोला है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ऐड हुआ वो 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 में जब हुआ था तब हुआ था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यह स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ द स्पीकर आफ्टर इलेक्टेड टू हिज ऑफिस voluntarily give up the membership of the political party to which he or she belongs shall not be disqualified under the 10th schedule। इसने बोला है कि जो स्पीकर बन जाता है, स्पीकर बनने के बाद जो स्पीकर है वो अपनी वॉलेंटरली अपनी जो मेंबरशिप है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की वो छोड़ देता है और उस पर डिक्वालिफिकेशन का केस नहीं लगता है अंडर 10th शेड्यूल। क्या स्टेटमेंट सही है? थर्ड स्टेटमेंट है, इन द केस ऑफ एंटी डिफेक्शन द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा शैल नॉट बी जुडिशियली रिव्यूड वेयर एज द decision of the speaker of the legislative assembly can be judicially reviewed। तो एक चीज़ देखो कि जो हमारा 10th शेड्यूल था वो कौन से अमेंडमेंट में आया था। ये तो मेरे को लग रहा है कि सबको ही पता होगा, इतनी बार हमारे न्यूज़पेपर में आता है, जब भी इलेक्शंस आते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो चीज़ है वो तो आता ही है। तो जो ये हमारा अमेंडमेंट था ये 55th नहीं था, ये कौन सा था? हमारा 52nd अमेंडमेंट में आया था। किस में आया था? हमारे 52nd अमेंडमेंट में आया था, ना कि 55th अमेंडमेंट में आया था। ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और वो भी कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, एंटी डिफेक्शन के लिए, जिसमें कि क्या था? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, एंटी डिफेक्शन। ठीक है, एंटी डिफेक्शन के उस पर आपको डिफेक्शन के उस पर आपको रिमूव कर दिया जाता था पार्टी से। ठीक है, और इस रूल में देखो सेकंड स्टेटमेंट जो है इसकी बिल्कुल करेक्ट है कि जो स्पीकर जो है वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप छोड़ता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा 10th शेड्यूल के अंदर। एक चीज़ और कि जो ये जो है कि एंटी डिफेक्शन को इसने बोल रखा है कि स्पीकर और जो चेयरमैन है वो जुडिशियली रिव्यू नहीं होते, जबकि जो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जुडिशियली रिव्यू हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, सबका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कोर्ट कैन इंटरवीन बट ओनली आफ्टर स्पीकर्स डिसीजन, ओनली आफ्टर बट ओनली आफ्टर स्पीकर्स डिसीजन। स्पीकर्स या जो भी डिसीजन देगा उसके बाद ही कोर्ट इंटरवीन कर सकता है इस केस के अंदर। ठीक है, उससे पहले कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, थर्ड रॉन्ग हो गई, हमारी सेकंड करेक्ट है, और हमारी फर्स्ट भी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि 52nd अमेंडमेंट एक्ट में होगा ये। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो जाता है हमारा ए।
ठीक है, इसका आंसर हो जाता है हमारा ए। और आपको मैं एक दो चीज़ और बता दूं कि इसमें है ना 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 2003 में जो हुआ था उसमें इसमें एक चेंज लाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ में एक चेंज लाया गया था। क्या इसमें बोला गया था कि अगर कोई पार्टी स्प्लिट करती है या किसी पार्टी का मर्जर होता है 2/3 से, अगर 2/3 मेंबर किसी और पार्टी में जाके किसी पार्टी के मिल जाते हैं तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कहा जाएगा, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर नहीं आएगा। ये चीज़ याद रखना, जबकि कोई मर्जर होता है 2/3 से किसी भी पार्टी का तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और स्पीकर का डिसीजन आपको पता है इसमें फाइनल होता है, और ये इनका जो डिसीजन होता है ओपन टू जुडिशियल रिव्यू होता है। ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं, अगर आप पूछो कि इसमें ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं एंटी डिफेक्शन के, देखो अगर कोई मेंबर वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप वॉलंटरली गिव अप कर देता है, ठीक है, उसके अंदर आप एंटी डिफेक्शन के अंदर आ सकते हो। सेकंड, अगर आपने विप की बात नहीं मानी, आप अगेंस्ट विप गए हो, तब भी आप एंटी डिफेक्शन आप पे लग सकता है। थर्ड है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन के बाद, ठीक है, तब भी आप पे वो लगेगा। इंडिपेंडेंट मेंबर अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तब भी उस पर एंटी डिफेक्शन लगेगा। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, अगर मान ले कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करता तब भी उस पर क्या लगेगा, एंटी डिफेक्शन लगेगा। ये चार 5 कंडीशन है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा के लिए कि अगर कोई मेंबर वॉलेंटरली अपनी मेंबरशिप दे देता है। सेकंड है अगर अगेंस्ट विप है, अगर विप के अगेंस्ट कोई काम करता है, या फिर इंडिपेंडेंट मेंबर कोई ज्वाइन कर लेता है, या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो 6 महीने के अंदर पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं हमारी एंटी डिफेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है वो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। The governor enjoys discretionary power under which of the following circumstances? गवर्नर जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर्स इंजॉय करता है किस किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट है रिजर्विंग एनी बिल फॉर दी कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए कोई भी बिल को जो गवर्नर है वो रिजर्व कर सकता है। कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, बिल्कुल ये जो है ये डिस्क्रिशनरी पावर है, और ये जो पावर है ये आर्टिकल 200 में आती है। ठीक है, किस में आती है, ये आर्टिकल 200 में आती है हमारी। आर्टिकल 200 में दे रखा है कि जो गवर्नर है किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है सबमिटिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर स्टेट में डिस्टर्ब होती है, फेल होती है, तो भी वो उसको जो रिपोर्ट सेंड करनी होगी प्रेसिडेंट को, ये भी बिल्कुल उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, उसको पता करना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है फेल हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, उसमें स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में उसकी एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको लॉ एंड ऑर्डर देखना है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो है वो किस आर्टिकल में आता है, क्या आपको याद है अरुणाचल प्रदेश वाला किस में आता है? आर्टिकल 371H में आता है। 371H में आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला आर्टिकल। ठीक है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसके लिए भी जो हमारा गवर्नर है उसकी पावर जो है वो डिस्क्रिशनरी है। इसमें मतलब मान लें ये जो अरुणाचल प्रदेश है, क्या ऐसी ही कोई और स्टेट है जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए गवर्नर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? यस। कौन कौन सी है? एक तो है नागालैंड और एक है मणिपुर। और जो मणिपुर है उसका है आर्टिकल 371C, और जो नागालैंड है उसका आर्टिकल है 371A। ठीक है, नागालैंड का आर्टिकल क्या है? 371A। ठीक है, और मणिपुर का है 371C। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया सारा? और जो अरुणाचल प्रदेश का आर्टिकल है वो 371H। तो इसकी तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा डी। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाता है डी। और जो डिसीजन होगा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये गवर्नर का फाइनल होगा। ठीक है, गवर्नर का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इसमें। ठीक है, इन स्टेट्स में जैसे कि अरुणाचल होगी, नागालैंड होगी, मणिपुर होगी। ठीक है, ये सारी तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। बहुत ही बार आ चुकी है। ठीक है, देख लेते हैं। फॉर द लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, क्या वो सही है? ठीक है, देख लेते हैं। द स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो ये हमारी स्कीम है ये इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल
ये जो स्कीम है ये किसने निकाली थी, METY ने, ये इम्प्लीमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड स्टेटमेंट है दी स्कीम शैल एक्सटेंड एन इंसेंटिव ऑफ 4 to 6% ऑन द इंक्रीमेंटल सेल, 4 to 6% इंसेंटिव ऑन incremental sale of goods manufactured in India and covered under the target segment for the period of 5 years। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 5 साल के लिए चलाई गई है। ठीक है, जो भी इंडिया में गुड मैन्युफैक्चर होगा उसकी अगर इंक्रीमेंटल सेल होती है तो 4 to 6% जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव देगी, इंटरेस्ट बेस्ड, मतलब इंटरेस्ट जो सबवेंशन होता है वो करेगी। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी करेक्ट है, बिल्कुल यही चीज़ है। ठीक है, थर्ड, द इंसेंटिव अंडर द स्कीम आर अवेलेबल ओनली फॉर मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि ये केवल और केवल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, और मोबाइल फ़ोन भी वैसे हैं जो 15,000 से अबव जिनका प्राइस है, जिनका प्राइस 15,000 से अबव है, केवल वही फ़ोन इसके अंदर है, उससे नीचे वाले फ़ोन नहीं है। और दूसरी चीज़, अब तो ये बहुत सारे सेक्टर्स के लिए आ गई है, जैसे कि बहुत सारे सेक्टर्स के लिए, जैसे कि सेंसर हो गए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो गए, पैसिव कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी सेक्टर्स इसमें आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारी रॉन्ग हो जाती है, ओनली मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है, उसके कारण भी हम इसको रॉन्ग लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो अगर हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी आप रॉन्ग कर देते हो तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है 1 and 2। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो बेस ईयर है ना, इसका जो बेस ईयर है वो है 2019-20। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का जो बेस ईयर है वो क्या है, वो है 2019 और 20। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन सुंदरबंस। इंडियन सुंदरबंस के बारे में हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। इससे पहले देखो कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारी इसकी PDF कहाँ मिलेगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको इन सारे टेस्ट की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन तो यहीं से देखना होगा, लेकिन आपको PDF मिल जाएगी, आप उसमें भी डायरेक्टली राइट कर सकते हो जैसे मैं करती हूँ। ठीक है, सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और देखो कि मतलब वहाँ से आप PDF इन सब की ले सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं इंडियन सुंदरबंस के बारे में हमें कोई स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। फर्स्ट है, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो बिल्कुल सही है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सेकंड, द इंडियन पार्ट ऑफ सुंदरबंस हैज बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन। यस, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट, जो इंडियन पार्ट है सुंदरबंस का उसको रामसार कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड में डाला गया है, बिल्कुल सही है। थर्ड है, द सुंदरबन इज द ओनली मैनग्रोव फॉरेस्ट वेयर टाइगर आर फाउंड। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो सुंदरबंस हैं वो केवल और केवल ओनली पार्ट हैं, ओनली मैनग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं। ये थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी सही है। ठीक है, जो तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है, तो जो इसका आंसर हो जाता है वो जाता है हमारा D। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाता है वो ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों चीज़ें इसमें याद रखने लगी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रामसर साइट में भी आती है, और मेन यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। और सुंदरबंस का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी ट्रीज मेनली पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरी ट्रीज। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर द स्टेटस ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अभी था कि जो हमारा सुंदरबन है वो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में आता है रामसार कन्वेंशन के अंडर। तो क्या क्या क्राइटेरिया हैं इसके सिलेक्शन के लिए, कि इसके सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं, तो देख लेते हैं। फर्स्ट, इफ इट सपोर्ट्स वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़। अगर वो वनरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को सपोर्ट करती है या फिर वहाँ पे थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी रहती हैं, तो क्या ये एक क्राइटेरिया है कि उसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिल जाए। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये भी एक क्राइटेरिया है। एक कंडीशन ये है कि वहाँ पे अगर वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज रहती हैं तो वहाँ को स्टेटस मिल सकता है। सेकेंड है, इफ़ इट सपोर्ट्स द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिक रीजन। अगर वो सपोर्ट करती है पॉपुलेशन को या प्लांट की हो या एनिमल की स्पीसीज की, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एनिमल्स और प्लांट्स की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ये वो करने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। थर्ड है, इफ़ इट रेगुलरली सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स। अगर ये 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करती है तब भी ये कंडीशन बनाती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रामसार कन्वेंशन के लिए तीनों ही कंडीशन चाहिए। तीनों ही कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन हो तो आप जो है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उसको वो किया जा सकता है, दिया जा सकता है अंडर रामसार कन्वेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
फोर्थ भी हम देख लेते हैं। फोर्थ है इफ़ इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज। अगर किसी भी स्पीसीज के 1% मतलब किसी भी स्पीसीज की जो 1% पॉपुलेशन है वहाँ रहती है उस वेटलैंड में, ठीक है, वेटलैंड में, और सब स्पीसीज ऑफ वेटलैंड डिपेंडेंट नॉन एवियन एनिमल स्पीसीज, ठीक है। तो ये जो नॉन एवियन एनिमल स्पीसीज रहती हैं अगर वो 1% रहती हैं तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर वहाँ पे 1% आपकी पॉपुलेशन रहती है किसी भी स्पीसीज की तो वो भी इसके लिए क्राइटेरिया है, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट इसके लिए ठीक है। तो ये जो चारों हैं यही है इसके लिए कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ये 4 क्राइटेरिया हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कैसे दिया जाता है, ठीक है, और इसके लिए 4 क्राइटेरिया दिए गए हैं। आपको पता ही होगा कब शुरू हुआ, 1971 में रामसर साइट का शुरू हुआ। और रामसर जो ये सिटी है ये कहाँ पे है, ईरान में है। रामसर सिटी कहाँ पे, ईरान में। और जो ये रामसर कन्वेंशन शुरू हुआ 1971 में हुआ, ठीक है। ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 के बारे में हमें बतानी है। हाउस प्राइस इंडेक्स के बारे में फर्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीजेज द हाउस प्राइस इंडेक्स। जो हाउस प्राइस इंडेक्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने निकाला है। कैसा है, तो एक चीज़ याद रखना हमेशा के लिए, मतलब ये जो इंडेक्स है ये क्वार्टरली बेसिस पे आता है, ठीक है, मतलब साल में 3-4 बार आता है। तो ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं निकालती। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे तो आपको पता भी होगा, इसको निकालता है हमारा आरबीआई। इसको कौन निकालता है, हमारा आरबीआई, ठीक है। हाउस प्राइस इंडेक्स को निकालता है आरबीआई। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग कर देते हो ना तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। सेकंड है हाउस प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ईयर 2010-11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउस प्राइस इंडेक्स का जो हमारा बेस ईयर है वो 2010 और 2011 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। थर्ड है दी हाउस प्राइस इंडेक्स वेरीड वाइडली अक्रॉस द सिटीज़। जो हाउस प्राइस इंडेक्स है वो सिटीज़ के उसमें वेरी करता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी सही है, ठीक है। और कैसे निकाला जाता है, ये क्वार्टरली बेसिस पे निकाला जाता है, क्वार्टरली बेसिस पे ये हमारा निकाला जाता है, ठीक है। इसमें 10 मेजर सिटीज़ आती हैं। देखो इसमें बोला है ना कि कितनी सिटीज़, देखो इसमें मेनली 10 मेजर सिटीज़ इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। 10 ही हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद करो। जैसे कि अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, कानपुर हो गया, कोची हो गया, कानपुर कोची, ठीक है। उसके बाद कोलकाता हो गया, कोलकाता होगा और ये कैसे क्या है, कानपुर है, ठीक है, कानपुर हो गया। उसके बाद लखनऊ हो गया, उसके बाद मुंबई हो गया, ठीक है। तो ये सारी सिटीज़ हैं, केवल 10 और सिटीज़ को इसमें वो किया जाता है, ठीक है। और अभी जो जहाँ पे हाउस प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ा है वो है मुंबई। मुंबई में अभी सबसे ज़्यादा सिक्वेंशियल राइज दिखा है हाउस प्राइस इंडेक्स में। तो अभी सबसे ज़्यादा किस में दिखा है, मुंबई में। आ जाए दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्राइस दिखा, नहीं, मुंबई में सबसे ज़्यादा प्राइस का हाइक दिखा है, ठीक है। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है गोल्डन बर्ड विंग के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है। गोल्डन बर्ड विंग, ठीक है। फर्स्ट है इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई ऑफ इंडिया। इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट हमें ये दे रखी है। हमारी सेकंड स्टेटमेंट है इट्स आयुशियन स्टेटस इज़ वल्नरेबल, ठीक है। ये इसका जो आयुशियन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। और थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ फाउंड इन हिमालयन रीजन। ये जो पाई जाती है ये हिमालयन रीजन में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें बताने कि हमें कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो जो थर्ड स्टेटमेंट है कि ये हमारे हिमालयन बर्ड विंग में पाई जाती है। गोल्डन बर्ड विंग का दूसरा नाम होता है हिमालयन बटरफ्लाई। क्या है इसका दूसरा नाम, हिमालयन बटरफ्लाई, ठीक है। इसका दूसरा नाम है हिमालयन बटरफ्लाई। गोल्डन बर्ड विंग का दूसरा नाम है हिमालयन बटरफ्लाई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये पता है कि इसको हिमालयन बटरफ्लाई कहा जाता है तो आपको जल्दी से ये भी पता चल जाएगा कि जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है कि उसको हिमालयन रीजन में पाई जाती होगी तभी उसका नाम हिमालयन बटरफ्लाई है, ठीक है। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट तो ऑल में ही करेक्ट है, वैसे भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है कि इट्स आयुशियन स्टेटस इज वल्नरेबल। तो एक चीज़ याद रखना, इसका जो आयुशियन स्टेटस होता है वो वल्नरेबल नहीं होता है। इसका जो आयुशियन स्टेटस होता है वो होता है लीस्ट कंसर्न। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड, ठीक है। तो इसका जो होता है वो है लिस्ट कंसर्न। इसका जो आयुशियन स्टेटस है वो क्या है, लिस्ट कंसर्न है। ये वल्नरेबल नहीं है, ठीक है। याद रखना लिस्ट कंसर्न है ये। और याद रखना ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट नहीं है, ये इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, ठीक है। लार्जेस्ट बटरफ्लाई, इट इज़ द लार्जेस्ट बटरफ्लाई ऑफ इंडिया जो अभी वो होती है। और इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं और मेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। और इसका जो नाम है, अगर मैं बताऊँ कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्रोइडस एइयाकस, ट्रोइडस एइयाकस, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, अभी डिस्कवर हुई है। आयुशियन स्टेटस लिस्ट कंसर्न है और कहाँ पे पाई जाती है, मेनली हिमालयन रीजन में पाई जाती है। देखो एक और है इससे पहले जो जानी जाती थी कि सबसे बड़ी है वो है साउदर्न बर्ड विंग, जो कि साउदर्न हमारे उसमें पाई जाती है, वो थी साउदर्न बर्ड विंग, ठीक है। इसको बोलते थे ट्रोइडस
माइनस, ठीक है, ट्रोइडस माइनस इसको बोलते थे। और ये एंडेमिक थी साउदर्न इंडिया में। एंडेमिक कहाँ पे थी? साउदर्न इंडिया में, ठीक है। और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस था, उसका भी आईयूसीएन स्टेटस था लीस्ट कंसर्न। इसका भी जो आईयूसीएन स्टेटस था वो था लीस्ट कंसर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये सारे क्या हैं? बटरफ्लाई है, बर्ड विंग। बर्ड विंग आपको लगेगा ये बर्ड की स्पीसीज है, नहीं, ये बटरफ्लाई की स्पीसीज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आ जाए गोल्डन बर्ड विंग, साउदर्न बर्ड विंग, और एक और है, मतलब 2-3 स्पीसीज और हैं, जैसे कि आ गया आपका ग्रेट विंड मिल, ये भी एक बटरफ्लाई है। ग्रेट विंड मिल, ग्रेट विंड मिल भी क्या है? एक बटरफ्लाई का नाम है, ठीक है। कॉमन पीकॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉमन पीकॉक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। कॉमन पीकॉक ये भी एक बटरफ्लाई का नाम ही है, ठीक है। क्वैकर, क्वैकर, ये सारे ही क्या हैं? बटरफ्लाई हैं। ये सारे ही क्या हैं? बटरफ्लाई। ग्रेट विंड मिल, कॉमन पीकॉक, क्वैक, साउदर्न बर्ड विंग, गोल्डन बर्ड विंग, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, सेकंड मतलब सेकंड लार्जेस्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है कि लीस्ट कंसर्न है, तो केवल और केवल थर्ड स्टेटमेंट हमारी बचती है। तो जिसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा बी। जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है इसका बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। रेड सैंडल्स के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ग्रेट सैंडल को सैंडलवुड भी कहते हैं, चंदन की लकड़ी, या कुछ मतलब जो बोलते हैं चंदन की लकड़ी, उसको भी बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टेरोकार्पस। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टेरोकार्पस सेंटेलिनस, ठीक है। इसका जो नाम है वो है टेरोकार्पस सेंटेलिनस, ठीक है। इसका ये है साइंटिफिक नेम। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एक नई डिजीज़ चली हुई है, सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कोई क्योर नहीं अभी कि उस लकड़ी को वहाँ से काटना ही पड़ेगा अगर ये बीमारी उसमें फैल गई तो कौन सी डिजीज़ के कारण अभी ये फेमस हुआ है? सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़, ठीक है। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ के कारण ये न्यूज़ में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और अभी देखो इसमें बोल रखा है कि द रेड सैंडर इज़ एंडेमिक टू द नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। जो ये है ये हमारा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का एंडेमिक है। एक चीज़ याद रखना, ये जो है ना मेनली हाँ सेकंड स्टेटमेंट है, इट अकर्स इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। थर्ड है, इट इज़ टोटली बैंड, इट्स एक्सपोर्ट इज टोटली बैंड। आगे देख लेते कोई स्टेटमेंट है क्या? हाँ। फोर्थ पे, इट इज़ नोन फॉर इट्स ह्यू रिच ह्यू एंड थेरेप्टिक पर्पजेज। ये जो मेनली जाना जाता है अपने ह्यू और थेरेप्टिक पर्पजेज के लिए। देख लेते, देखो सबसे पहले ये जो होता है ना, ये होता है साउदर्न इंडिया में, ठीक है। साउदर्न इंडिया में ही होता है, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है। तो ये एंडेमिक है किसका? नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय का नहीं है, ये है साउदर्न इंडिया का एंडेमिक है। जहाँ पे जैसे कि हमारे आंध्रा हो गया हमारा, तमिलनाडु हो गया हमारा, और कर्नाटका हो गया, तो मेनली यहाँ पे पाया जाता है ये, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं कि इट अकर्स इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन। ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। ये जो मेनली ये जो है ना, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो याद रख लेना इसको। सेकंड है, इट अकर्स इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। नहीं, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं होता, ये होता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। कहाँ पे होता है? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये हमारा होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है कि ये जो है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में होता है। तो और चीज़ देखो, इसका देखो इसमें बोला है कि इट्स एक्सपोर्ट इज टोटली बैंड। इसका जो एक्सपोर्ट था वाज टोटली बैंड। पहले टोटली बैन था कब? 2004 में, 2004 में बैन था, इज नहीं है यहाँ पे, वाज होएगा, ठीक है। 2004 में बैन था। 2012 में जो है साइट्स जो आपने सुना होगा CITES, उससे इंडिया को कुछ एक्सपोर्ट कोटा मिला कि अब कुछ पोर्शन जो है 2012 में क्या मिला, 2004 में हम नहीं कर सकते थे एक्सपोर्ट, 2012 में कर सकते थे, लेकिन हमें एक कोटा मिला हुआ था कि आप इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। 2019 में अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन जो ट्रेड है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को रिवाइज़ किया है। और किसके लिए? जितने भी रेड सैंडर स्पीसीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट का परमिट दे दिया गया है, अगर वो कल्टिवेटेड लैंड पे कल्टिवेट हुए हैं, अगर वो कल्टिवेटेड लैंड पे अगर वो कल्टिवेट हुए हैं, तो उनको जो है किसका स्टेटस दे दिया गया है, उसको एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी गई है 2019 में। पहले नहीं थी, अभी इसको दे दी गई है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2004 में बैन था, 2012 में इसको थोड़ा एक्सपोर्ट कोटा मिला, और 2019 में जितना भी कल्टिवेटेड लैंड में जो हमारा रेड सैंडर होता है उस पूरे को ही हमारे एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी गई है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट बिल्कुल वो है। और एक और चीज़ की रेड सैंडर का आप बोलोगे कि वो जो होता है ना IUCN का स्टेटस क्या है, तो जो इसका IUCN स्टेटस है वो है नियर थ्रेटेंड, ठीक है। IUCN स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड, और साइड्स में जो इसकी पोजीशन है वो है इसकी अपेंडिक्स 2 में।
अपेंडिक्स 2 में है ये, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, IUCN में नियर थ्रेटन में है, और एंडेमिक है साउथ इंडिया का। कहाँ कैसे फॉरेस्ट में होता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में होता है, और कब कब एक्सपोर्ट का वो हुआ, तो थर्ड कैंसिल, सेकंड कैंसिल, सारी स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ देख लेते हैं, ये जो है मेनली अपने रिच ह्यू और थेरेप्टिक पर्पसेस के जाना जाता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये जो है अपने ह्यू क्या होता है, ह्यू होता है कलर, मतलब ठीक है, कलर जो होता है उसके लिए जाना जाता है, और थेरेप्टिक पर्पसेस के लिए जाना जाता है। कॉस्मेटिक, मेडिसिन्स, फर्नीचर, वुडक्राफ्ट सब कुछ बनाया जाता है इससे। थेरेप्टिक के अलावा क्या बनाया जाता है, वुडक्राफ्ट, मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब के लिए बनाया जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट केवल करेक्ट है और सारी स्टेटमेंट रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्टल स्पीसीज आर फाउंड इन द इंडियन वाटर, इंडियन वाटर्स में कौन सी टर्टल स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है, इंडियन वाटर में कौन सी टर्टल स्पीसीज पाई जाती हैं। तो देखो इंडियन वाटर में ये जो पांचों स्पीसीज दे रखी है ना, ये पांचों मैरीन टर्टल की स्पीसीज हैं। कौन सी हैं, मैरीन टर्टल की स्पीसीज हैं, और ये पांचों की पांचों पाई जाती हैं इंडिया में। ओलिव रिडले टर्टल, ग्रीन टर्टल, लोगर हेड टर्टल, हॉर्सबैक बिल और लेदर बैक, ये पांचों ही पाई जाती हैं। इसमें से ओलिव रिडले टर्टल, लोगर हेड, और जो हमारा लेदर बैक है, और जो हमारा लेदर बैक है, ये जो तीनों हैं इनका जो स्टेटस है वो है IUCN में वल्नरेबल। IUCN में ये क्या है, वल्नरेबल, ये तीनों ही वल्नरेबल हैं, ठीक है। ओलिव रिडले टर्टल, लोगर हेड टर्टल और लेदर बैक टर्टल, ये तीनों ही क्या है, हमारे वल्नरेबल हैं। फिर आता है हमारा ग्रीन टर्टल, सेकंड आता है हमारा ग्रीन टर्टल। जो ग्रीन टर्टल है वो है हमारा इंडेंजर्ड, ग्रीन टर्टल क्या है हमारा, इंडेंजर्ड, और जो हॉक्सबैक टर्टल है वो है हमारा क्रिटिकल इंडेंजर्ड, वो है हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। और यही है बस, और तो क्या ही है। इन सारी चीज़ों मतलब इसमें बोला है कि कौन कौन से इंडियन वाटर्स में पाई जाती है, तो सारी ही हमारे इंडियन वाटर्स में पाई जाती हैं। तो ये वाली जो है ना हमारी सारी इंडियन वाटर्स में पाई जाती हैं। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा डी, कि ये सारी ही इंडियन वाटर्स में हमारी पाई जाती है। देखो अभी टर्टल्स हमारे न्यूज़ में क्यों हैं, इस देखो ओलिव रिडले याद रखना, इनमें से स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है, मोस्ट अबंडेंट है, कार्निवोरस है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एक और चीज़, ये इतना ज़्यादा क्यों है, एक हमारा टर्टल सबसे ज़्यादा अभी जो न्यूज़ में चल रहा था उस टाइम पे वो था ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, ठीक है, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश में पाया जाता है, याद रखना कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश में हमारे पाया जाता है ये। और क्या है, इसका जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, अपेंडिक्स 1 में आता है। ये कौन से में है, अपेंडिक्स 1, साइड्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। और WPA में इसमें कोई स्टेटस नहीं दिया गया, WPA में नो लीगल प्रोटेक्शन, WPA में इसको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये तीन चीज़ ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में कहाँ होता है, IUCN स्टेटस क्या है, कौन से अपेंडिक्स में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको कोई स्टेटस नहीं दिया गया है। इसके बाद अभी 23 मई को जो था वो वर्ल्ड टर्टल डे भी मनाया गया था, ठीक है। अडप्ट डोंट शॉप किसका वो है, ऐसे भी मतलब आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं UPSC में कि इसका थीम क्या था, ठीक है। तो जो अडप्ट डोंट शॉप, अब अडप्ट डोंट शॉप ये जो है वर्ल्ड टर्टल डे का हमारा वो था, थीम था, ठीक है। और 2030 बोल रही हूँ, 23 मई को ये हमारा मनाया गया। 23 मई को न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि असम गवर्नमेंट ने एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला है कि हम जो है एटलीस्ट 1000 ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल को रेज कर लेंगे, या एटलीस्ट 1000 तो का नंबर हो ही जाएगा 2030 तक, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट ने निकाला है, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल के लिए असम गवर्नमेंट ने एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला है कि हम कितने, अब ये भी आ सकती है स्टेटमेंट कि वो 1 लाख करने वाले हैं, 1 करोड़ करने वाले हैं, या फिर 100 ही करने वाले, नहीं वो कितने करने वाले हैं, 1000 करने वाले हैं, 1000 नंबर करने वाले हैं। किसका, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल का। कब तक, 2025 भी लिख सकते हैं, 2030 तक, ठीक है, 2030 तक वो ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल का जो नंबर है वो 1000 करने वाले हैं, ठीक है। ये विजन है हमारी असम गवर्नमेंट का। वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है, ये भी हो गया। देखो और तो क्या ही है, और तो देखो टर्टल मतलब नॉर्मल टर्टल कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे हमारे प्लान चल रहे हैं, जैसे कि नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान, ये एक है नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान, ठीक है, पहला ये है। दूसरा है इंडियन ओशन सी टर्टल एग्रीमेंट, इंडियन ओशन सी टर्टल एग्रीमेंट, ठीक है, एक ये है, ठीक है। ये कौन चला रहा है, ये हमारी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है ना, जो UN की वो चला रही है, ठीक है। इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, ठीक है, याद रखना इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, ठीक है, इंडियन ओशन सी टर्टल एग्रीमेंट, ठीक है। एक थर्ड है इसका कुरमा ऐप भी चला रहा है। इसको कौन चला रहा है, याद रखना, इसको चला रहा है इसको चला रहा है इटकैन। और टर्टल की जो भी वो है टर्टल सर्विलेंस अलायंस जो है इंडिया की, टर्टल सर्विलेंस अलायंस जो है इंडिया की, और एक और है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी है,
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो सोसाइटी है वो भी इंडिया की, ठीक है। ये 3 जने मिलकर इस कुरमा ऐप को चला रहे हैं, ये भी टर्टल कंजर्वेशन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुरमा ऐप चल रहा है, ये वाला ही चल रही है, ये वाली चल रही है, कब क्या हुआ सब बता दिया मैंने, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमारा हो गया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में हमें बताना है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है वो किस एक्ट के अंदर आई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये पता है तो आप एक स्टेटमेंट काट सकते हो। सबसे पहले जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी आई थी वो आई थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। किसके अंडर आई थी? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आई थी, ठीक है। याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आई थी, तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है इट एम्स टू रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ये जो है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी सही है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, और ये जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है, ठीक है। और एक है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, एक है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड 1970 में बना था, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में है। किसमें है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड है, ये अथॉरिटी है। अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है, और ये जो बोर्ड है ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्री के अंडर है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। ग्लोबा एंडरसोनी के बारे में हमें बतानी है स्टेटमेंट। ग्लोबा एंडरसोनी, फर्स्ट इट इज़ कॉमनली नोन एज डांसिंग लेडी और द स्वान फ्लावर। इसको जो है डांसिंग लेडी और स्वान फ्लावर कहा जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसको डांसिंग लेडी या स्वान फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड, एज पर IUCN इट इज़ क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड। उसके अकॉर्डिंग ये जो है ये इंडेंजर्ड है। किसके अकॉर्डिंग? IUCN स्टेटस के अकॉर्डिंग ये जो है इंडेंजर्ड है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी सही है कि IUCN स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है ये हमारी इंडेंजर्ड है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है दिस स्पीसीज इज रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू द तीस्ता रिवर वैली रीजन। ये जो मेनली रिस्ट्रिक्टेड है हमारी तीस्ता वैली से रीजन से, बिल्कुल ये जो है मेनली सिक्किम में एंडेमिक है, सिक्किम के लिए एंडेमिक है। पहले इसको एक्सटिंक्ट माना जाता था, लेकिन अभी सिक्किम हिमालयज में इसको रीडिस्कवर किया गया है, ठीक है। वाइट फ्लावर इस पे आते हैं, नॉन अटैच्ड एंथर होते हैं, और सिक्किम में ये एंडेमिक है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें जो हमारी करेक्ट हो जाती है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसका जो आंसर आ जाता है वो हो जाता है डी, ठीक है। मेथड्स टू ग्रो, इसको जो मेथड होते हैं जैसे ग्लोबा एंडरसोनी है, इसको हम कैसे उगा सकते हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी आ जाता है, तो याद रखना इसको माइक्रो प्रोपेगेशन से भी उगा सकते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन से भी उगा सकते हैं, टिश्यू कल्चर से उगा सकते हैं, टिश्यू कल्चर से उगा सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीसीज से भी उगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीसीज, इससे भी हम उसको उगा सकते हैं, ठीक है। तो तीनों मेथड से हम इसको ग्रो कर सकते हैं, ग्रोइंग मेथड्स, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में हमें बताना है। इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो है ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये बनी है, ठीक है, 1972 के अंडर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है एवरी जू इन द कंट्री इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन फ्रॉम सेंट्रल जू अथॉरिटी फॉर इट्स ऑपरेशन। हर एक जू को सेंट्रल जू अथॉरिटी से रिकॉग्निशन चाहिए चलने के लिए। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, कि उसको चलने के लिए चाहिए हर एक जू को चलने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी से परमिशन चाहिए। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है द फॉर्मर क्या लिख रखा है? द फॉर्मर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। याद रखना, इसका जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे CJI नहीं होते, वो होते हैं हमारे जो मिनिस्टर होते हैं इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं हमारे मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं इसके चेयरमैन। याद रखना, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? ये होते हैं, ठीक है। और भी 10 मेंबर्स होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन जो चेयरमैन होता है मेन इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो हमारे मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेन चेयरमैन। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेटमेंट अगर हमारी रॉन्ग हो जाती है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है बी, ठीक है। और किसके अंदर बनाए? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाए। स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या क्या करती है, क्या कौन चेयरमैन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफ़ी जगह आता है इन्वायरमेंट में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट। फर्स्ट, नमामि गंगे प्रोग्राम इज अंडर एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो नमामि गंगे है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है। क्या आपको लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर होगा नमामि गंगे? इतने बड़े बड़े शहर उसके अंदर आते हैं, तो बिल्कुल गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है ये हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा आंसर आ जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड है हमारे नेशनल गंगा काउंसिल के। नेशनल गंगा काउंसिल के हेड है हमारे प्राइम मिनिस्टर। 2016 में बनी थी ये, ठीक है। ये हमारी जो नेशनल गंगा काउंसिल है किसको रिप्लेस करके बनी थी? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को रिप्लेस करके बनी थी हमारी नेशनल गंगा काउंसिल, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। थर्ड है नमामि गंगे प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो नमामि गंगे है ये इस प्रोग्राम के अंडर
आता है, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर ये हमारा आता है। और नमामि गंगे में है ना जो भी फंड आता है वो सेंट्रली फंडेड है ये, ठीक है, क्या है, सेंट्रली फंडेड है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो कॉर्पस आता है वो है नॉन लैप्सेबल कॉर्पस आता है यहाँ पे, ठीक है, आपको लगाना ही है, मतलब वापस नहीं जाएगा अगर आप नहीं लगाओगे तो इसलिए इतना ज़्यादा काम चल भी नहीं रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इन्वायरमेंटल ड्राफ्ट जो हमारा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है उसके बारे में हमें बतानी है। फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर नोटिफाइंग द EIA। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाली जो है वो है EIA के लिए मेन है, ठीक है। सेकंड है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इसको लाया गया है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारी बिल्कुल सही है कि इसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लाया गया है और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड है द पब्लिक रिपोर्टिंग ऑफ इन्वायरमेंट वायलेशन नीड टू बी मैंडेटरीली टेकन कोग्निजेंस ऑफ बाय द ऑथोरिटी। देखो जो 2020 में जो हमारा ड्राफ्ट आया है ना, जो पहले था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंडर था कि इन्वायरमेंटल की पब्लिक ऑथोरिटी को जो भी इन्वायरमेंट में वायलेशन हो रहे हैं उसको देखना था, जाके उसको चेक करना था। लेकिन अभी पब्लिक ऑथोरिटी रिपोर्टिंग को वो कर दिया गया है, मतलब फ्री कर दिया गया पब्लिक रिपोर्टिंग को कि आपको इन्वायरमेंटल वायलेशन होते रहे, आपको जाना की मतलब मैंडेटरी नहीं है, आपको जाना मैंडेटरी नहीं है, जाओ मत जाओ, ठीक है, कोई जाने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ठीक है, तो मैंडेटरी नहीं है वहाँ पे जाना। थर्ड स्टेटमेंट है ऑल दी ऑफशोर प्रोजेक्ट्स लोकेटेड बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन। ये भी बिल्कुल सही है। पब्लिक कंसल्टेशन से तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बाहर निकाला गया है, जैसे कि ऑफशोर ऑनशोर जो भी ऑयल और शैल गैस एक्सप्लोरेशन है उसको निकाल दिया गया है, ठीक है, ये तो निकाला गया है, ठीक है, ऑफशोर प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, ऑनशोर प्रोजेक्ट्स को भी निकाल दिया गया है। और कौन से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को भी निकाल दिया गया है। अगर आ जाए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो कि 25 मेगावाट से नीचे हैं, अप टू 25 मेगावाट, उसको भी निकाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी निकाल दिया गया है, कुछ नहीं कर सकते आप, उसको नहीं देख सकते, ठीक है, पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होगी, जो बनाना होगा हम बनाएंगे। सीमेंट प्रोजेक्ट्स, सीमेंट प्लांट्स के लिए वो कर दिया गया एग्जाम्प्ट। एरियल रोपवे इन इको सेंसिटिव जोन अगर आपको लगाना है एरियल रोपवे, उसके लिए भी कर दिया गया, एरियल रोपवे उसके लिए भी कर दिया गया है, ठीक है। और पब्लिक हियरिंग का टाइम भी बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया, 30 डेज़ पहले था, अभी 20 डेज़ कर दिया गया पब्लिक हियरिंग का टाइम, ठीक है। तो पूरे ही वो कर दिए गए हैं, ठीक है, डाइल्यूट कर दिया गया पूरा लोगों। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है फर्स्ट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कार्ड सालो, बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कार्ड सालो के बारे में, तो किससे रिलेटेड है। सबसे पहला है देखो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताना है तो आप इसको कर लोगे, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ठीक है, ये है काटसा की फुल फॉर्म। तो मतलब काउंटर करेगा, मतलब अपोज करेगा अमेरिका अपने एडवर्सरीज को सैंक्शन लगा के, अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे तो, ठीक है। तो सैंक्शन वाली बात किस में आई है, कौन करेगा, ये अमेरिका का लो है, याद रखना, ठीक है। ये आ गया काउंटिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज, तो यूएस लगाएगा सैंक्शन अगेंस्ट द कंट्रीज जो कि उसके खिलाफ डील करेंगी उसमें डिफेंस में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा सी, ठीक है, इसका आंसर हो जाता है हमारा सी, ठीक है। मेनली जो ये सैंक्शन हुए ये किस किस पे लगे हुए हैं, मेनली लगे हुए हैं रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान। अगर आप इनसे लेते हो तो अमेरिका आप पे सैंक्शन लगाएगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता होगा कहाँ है, ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे ईरान आ जाता है। तो इसमें पूछा है कि हमारा जो किस किस को कनेक्ट करता है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे नहीं है। सेकंड इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन यहाँ कहाँ है। पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। और पर्शियन गल्फ बिल्कुल इसी को कनेक्ट करता है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ, ये हमारा पर्शियन गल्फ, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, तो इसको कनेक्ट करता है ये हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बताने, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार। 1992 में ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी इंडो यूएस के बीच में, ठीक है। 2015 में इसमें जापान ने ज्वाइन किया, ठीक है, 2015 में जापान ने ज्वाइन किया। 2020 में क्वाड कंट्रीज सारियों ने इसमें पार्ट लिया, ठीक है। फर्स्ट है इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन ईयर 2005, क्या 2005 में स्टार्ट हुई, अभी बताया नहीं, पहले तो 2005 में नहीं 1992 में ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। पहली स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड जपान ज्वाइन द मालाबार एक्सरसाइज एज ए परमानेंट मेंबर इन 2015, जापान ने 2015 में ज्वाइन किया और जितने भी क्वाड मेंबर्स हैं उन्होंने 2020 में ज्वाइन किया। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का दूसरा नाम है लंदन क्लब। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का दूसरा नाम है लंदन क्लब, ठीक है। और ये कब हुआ था, जब इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किए ना 1973-74 में,
उसके बाद ये बना था लंदन क्लब, ठीक है। इट वॉज क्रिएटेड इन 1974 फॉलोइंग द इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि 1974 में क्रिएट हुआ था, जब इंडिया के एक्सप्लोजन हुए उसके बाद ये हमारा क्रिएट हुआ है। सेकेंड है, इट इज़ वॉलेंटरली नॉन लीगली बाइंडिंग एसोसिएशन ऑफ मेजर सप्लायर गवर्नमेंट्स। ये जो है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन लीगली बाइंडिंग है, और मेजर सप्लायर, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन लीगली बाइंडिंग एसोसिएशन है, ठीक है। कोई ट्रीटी से क्रिएट नहीं हुई है, नॉट क्रिएटेड बाय एनी ट्रीटी, ठीक है। और कितने मेंबर है साइंस में? 48 मेंबर्स है। कोई ट्रीटी नहीं हुई थी, इसके लिए याद रखना। इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया नॉट मेंबर, ठीक है, याद रखना। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। मतलब कोई भी स्टेट जो अपने यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल अगर इंपोर्ट करती है तो उसको एनएसजी मेंबर्स को ये वो अश्योरेंस देना होगा कि वो जो न्यूक्लियर मटेरियल आप ले रहे हो उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने में यूज़ नहीं करोगे, उसको पीसफुल पर्पज़ में आप यूज़ करोगे, ठीक है। ये चीज़ है इसकी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आ जाता है हमारा सी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बताना है। इट इज़ ए बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। देखो अफगानिस्तान पाकिस्तान है तो बायलेटरल है, साइंड इन 2010 में साइन हुआ था। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, द एग्रीमेंट कवर्स रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फ्रॉम इंडिया एंटरिंग इनटू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। क्या इस एग्रीमेंट में रोड ट्रांसपोर्ट कवर है जो सामान इंडिया से जाएगा? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है, सॉरी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अफगानिस्तान से आने वाला सामान इंडिया में आ सकता है, लेकिन इंडिया से जाने वाला सामान वहाँ से नहीं जा सकता है, ठीक है। अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट में ये है, किसी थर्ड कंट्री को मतलब इसमें कवर नहीं किया गया, किसी रोड ट्रांसपोर्ट किसी थर्ड कंट्री का इसमें नहीं है, केवल और केवल अफगानिस्तान पाकिस्तान का ही यहाँ पे ट्रांजिट एग्रीमेंट है, ठीक है। तो याद रखना, ये स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करनी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसने बनाया था? ब्रिक्स कंट्रीज ने बनाया था, ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज ने बनाया था। और इसको क्या बोलते हैं? देखो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द फोर्टलेजर डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। यस, यही बताने जा रही थी मैं अभी कि फोर्टलेजर डिक्लेरेशन हुआ था इसको बनाने के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 2014 में हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि फोर्टलेजर डिक्लेरेशन हुआ था। सेकंड है, इट्स मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएन। इसकी जो मेंबरशिप है वो सारे यूएन मेंबर्स के लिए ओपन है। इसका जो मेंबरशिप है वो सारी यूएन मेंबर्स के लिए ओपन है। तो ये स्टेटमेंट भी इसकी बिल्कुल सही है कि जो इसकी मेंबरशिप है वो सारे यूएन मेंबर्स के लिए ओपन है, लेकिन जो भी ब्रिक्स मेंबर हैं, ब्रिक नेशंस हैं, उनका जो शेयर है वो 55% से कम कभी नहीं हो सकता। याद रखना, 55% से कम ब्रिक नेशंस का जो शेयर है वो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ऑल यूएन मेंबर्स के लिए ओपन है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर आ जाता है हमारा सी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको बताऊँ कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं तो आपको पता ही होगा, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं शंघाई में, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं शंघाई में। और यूएन जनरल असेंबली को 2018 में, मतलब 2018 में यूएन जनरल असेंबली का ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिल गया है, ठीक है, हमने ले लिया है। और फंड करती है इंफ्रा प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, या तो ब्रिक्स कंट्री में भी करती है और बाहर भी करती है, या इमर्जिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्री उनमें भी करती है। एक चीज़ और वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो इसके रीजनल ऑफिस है ना सारे ब्रिक्स कंट्रीज़ में है, रीजनल ऑफिस सारे ब्रिक्स कंट्रीज़ में है एक्सेप्ट इंडिया। रीजनल ऑफिस सारे कंट्रीज़ में है एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया में इसका कोई रीजनल ऑफिस नहीं है और सारे कंट्रीज़ में इसके वो है रीजनल ऑफिस है, ठीक है। आपको पता चल गया मेंबरशिप किस किस के लिए है, ठीक है। इसका ये भी आ जाता है यार, आजकल तो बहुत ज़्यादा वो आने लगे हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके कौन थे ब्रिक्स, मतलब इस ब्रिक्स बैंक के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के? तो वो थे केवी कामत थे इसके, ठीक है। और करंट प्रेसिडेंट कौन है? करंट प्रेसिडेंट है मार्कोस पार्डो और त्योजो, पता नहीं क्या है, ठीक है। ये इसका नाम है, ये करंट है इसके, और ये जो थे पहले थे। इंडिया जो है 2021 में ब्रिक्स ग्रुपिंग की चेयर कर रहा है, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। देखो एक और बैंक है हमारा एसआई, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 103 मेंबर्स हैं, बीजिंग में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, 2006 में बना है, ठीक है। और वोट जो होते हैं कंट्री की जीडीपी के साइज़ के हिसाब से होते हैं। जीडीपी जिसका जितना ज़्यादा होगा उसके हिसाब से इसका वोट शेयर होगा, ठीक है। वोट शेयर जो होगा वो जीडीपी के साइज़ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और मेंबरशिप किसके लिए ओपन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंबरशिप जो है इसकी ओपन है एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक थी उसकी जो मेंबरशिप थी वो ओपन थी ऑल यूएन मेंबर्स के लिए, लेकिन जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसकी मेंबरशिप है एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल, इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है। इट इज़ सब्सिडरी ऑफ नेशनल सप्लायर ग्रुप, ये जो है ये नेशनल सप्लायर ग्रुप का सब्सिडरी है। और सेकंड है, इट इज़ इंडिया इज़ मेंबर ऑफ
IPFM, इंडिया इसका मेंबर है। देखो इंडिया तो IPFM का मेंबर है, लेकिन ये किसी भी सप्लायर ग्रुप का एनएसजी का सब्सिडरी नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ग्रुप है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट है आर्म्स कंट्रोल के लिए, इंडिपेंडेंट ग्रुप है हमारा आर्म्स कंट्रोल के लिए और नॉन प्रोलिफरेशन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम बोथ न्यूक्लियर वेपन एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के लिए, ठीक है, ताकि वो चाहे न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो चाहे नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो, प्लोरिफरेट किसी को नहीं करना, ठीक है, प्लोरिफरेशन किसी का नहीं है ये, ठीक है। तो उसके लिए है इंटरनेशनल पैलन और फिसाइल मटेरियल कि आपको किसी को भी अपने जो आर्म्स हैं उसको कंट्रोल करना है और प्लोरिफरेट नहीं करने हैं, ठीक है। कब बना था इंटरनेशनल पैलन ऑन फिसाइल मटेरियल? 2006 में बना था। कब बना था ये? 2006 में बना था। और इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं 17 मेंबर हैं। 10 इसमें नॉन वेपन स्टेट हैं और जो 7 है वो वेपन स्टेट्स हैं, ठीक है। और क्या है कि इसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि उसका टेक्निकल बेसिस भी प्रोवाइड किया जाता है कि आपको कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, ताकि जो भी हमारे जो यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, उसका कम स्टॉक पाइल कर सके, कंट्रीज़ उसको स्टॉक ना कर सकें, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन ताकि कंट्रीज़ को ना मिले, ठीक है, वो चीज़ है। तो ये सारी कंट्रीज़ है, 17 कंट्रीज़ के नाम है। इसमें इंडिया भी है, याद रखना, इंडिया भी है इसमें, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, नॉर्वे है और स्वीडन है, स्वीडन भी है। ये तो हैं ही, ये तो हैं ही। इसके अलावा चाइना, कनाडा, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मेक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस, साउथ कोरिया, जो भी G20 में कंट्रीज़ है ना, लगभग वे हैं। और उसके अलावा ये कंट्रीज़ भी हैं, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ है, ठीक है, याद रखना। इंटरनेशनल पैलन ऑन फिसाइल मटेरियल कब बना, कितने मेंबर हैं और इंडिया मेंबर है कि नहीं है, ये सारे मेंबर हैं और इंडिपेंडेंट ग्रुप है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, नॉर्म्स, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, इस स्ट्रेटजी के बारे में हमें बताना है, ठीक है, इस स्ट्रेटजी के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो हम देख लेते हैं। फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के लिए हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो है हमें न्यू ओरिएंटेशन के मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, इसके लिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी सही है। सेकंड है इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनल टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए भी हमारा जो रिस्पॉन्स है वो ये होना चाहिए, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल सिस्टम, मल्टीलेटरल जो सिस्टम है उसको भी हमें रिफॉर्म करना है, ये भी बिल्कुल सही है। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि इंटरनेशनल टेररिज्म वाला हो गया, मल्टीलेटरल सिस्टम वाला हो गया, यूएन में रिफॉर्म्स करने हैं उसका भी है, सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन करना है उसके लिए भी है, हमें पीस कीपिंग जो ऑपरेशन है उसको स्ट्रीमलाइन करना है उसके लिए भी है, और हमें टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव शुरू करने हैं ताकि ह्यूमन टच के साथ, ठीक है। सबसे पहले ये नॉर्म्स है क्या? देखो नॉर्म्स है इंडिया को अभी क्या है ना 2021-22 के लिए नॉन परमानेंट सीट मिली हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। अभी इंडिया को 8th टाइम मिली है, ये 8th टाइम मिली है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट, ठीक है, इंडिया को। तो इंडिया ने क्या बोला है कि हम एक स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे अब की बार, उसको बोलेंगे नॉर्म स्ट्रेटजी, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। उसके हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे ये सारे, और जो मैंने अभी बताया कि आपको पीस कीपिंग ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है, टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को वो करना है, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये सारे क्या होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। ये चीज़ है बस, और तो क्या ही है बस। और एक और चीज़ है कि मतलब अब ये जो मांग रहे हैं कि यूएन में रिफॉर्म्स होने चाहिए, कि ये बोल रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर की सीट है उसको बढ़ा दो। और परमानेंट मेंबरशिप कौन सी कंट्रीज़ मांग रही हैं? G4 कंट्रीज़ मांग रही हैं। G4 कंट्रीज़ में कौन आता है? इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, ये सारे आते हैं हमारे G4 कंट्रीज़ में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मांग रहे हैं, ठीक है। और कॉफ़ी क्लब जो है इसके अगेंस्ट है, कॉफ़ी क्लब जो है इसके अगेंस्ट है, वो चाहते हैं कि ये हम नहीं लेने देंगे इनको, ठीक है, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अभी बताया था सबसे पहले, चाइना हैज़ द हाईएस्ट वोटिंग राइट इन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हाईएस्ट वोटिंग पावर कैसे है? हाईएस्ट वोटिंग पावर इसलिए है कि उसमें था कि जीडीपी की शेयर के अकॉर्डिंग उसको वो करना था, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जीडीपी के हिसाब से अगर वो करेगा तो चाइना का ही सबसे ज़्यादा शेयर होगा एशिया में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड है द मेंबरशिप इज ओपन टू मेंबर्स ऑफ IBRD एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल, IBRD को वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट, देखो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, हेडक्वार्टर बताए थे बीजिंग में है, कब बना है सब बताया था, तो आंसर हो जाता है हमारा सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आ जाते हैं हमारे ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में। ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इन्हीं को हम P नोट्स भी बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स। अगर आपने इकोनॉमिक का लेक्चर देखा होगा तो बड़े ही अच्छे से करवाया था।
फर्स्ट है ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडिया सिक्योरिटी मार्केट। जो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर यूज करते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। सेकंड है दीज आर इशूड बाय सेबी टू ओवरसी फॉरेन डायरेक्टर। बिल्कुल गलत, ये सेबी के द्वारा रेगुलेट नहीं होते हैं। देखो क्या होता है ना, अगर फॉरेन कोई मेंबर है, फॉरेन कोई पर्सन है, अगर उसको ये हमारी इंडियन मार्केट है, ठीक है, अगर इसमें इंडियन स्टॉक्स में उसको वो करना है, इन्वेस्ट करना है, तो अगर और वो सेबी के साथ वो नहीं होना चाहता, रजिस्टर नहीं होना चाहता, तो ये पर्सन क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ तो ये दे नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को किसी को पकड़ेगा, इसको अपने पैसे देगा, ये इसके बिहाफ पे इंडियन मार्केट में पैसे लगाएगा, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो इस पर्सन को एक नोट देगा, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट, कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और फिर जो इसको प्रॉफिट होगा वो मिल जाएगा, बिना सेबी में रजिस्टर किए उसको वो डायरेक्ट जो है वो उसको इंडियन मार्केट में पैसे लगा देगा। तो सबसे सेकंड स्टेटमेंट जो है कि ये इशू करता सेबी नहीं, सेबी को तो पता भी नहीं होता ये, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, 24 का आंसर हो जाता है ए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। फिस्कल काउंसिल के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है। फिस्कल काउंसिल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, देख लेते हैं कि इट इज सेट अप टू पब्लिकली एसेस द गवर्नमेंट फिस्कल परफॉर्मेंस अगेंस्ट इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये जो है गवर्नमेंट के फिस्कल परफॉर्मेंस के लिए है कि फिस्कल गवर्नमेंट को कितना घाटा करना चाहिए, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको कितना घाटा करना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है इट प्रोड्यूसेस इंडिपेंडेंट फोरकास्ट रिलेटेड टू जीडीपी। ये जो है ये इंडिपेंडेंट फोरकास्ट करती है हमारी जीडीपी के लिए, ये भी बिल्कुल सही है कि जीडीपी के लिए बताती है कि आपको कितना घाटा होगा, कितना आपको लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। थर्ड है जो आइडिया था इसका वो एनके सिंह कमेटी ने दिया था। एनके सिंह कमेटी और साथ में एक और कमेटी ने भी दिया हुआ है, डी के श्रीवास्तव कमेटी, डी के श्रीवास्तव कमेटी ने भी इसको दिया है, ठीक है। डी के श्रीवास्तव कमेटी ने दिया है, एनके सिंह कमेटी ने भी फिस्कल काउंसिल का ये दिया है, ठीक है। और किसके अंडर है याद रखना, ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर ये हमारी आती है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीशन एजेंसी है, किसी से डरती नहीं है, अपने इंडिपेंडेंटली अपने ओपिनियन रखती है सबके सामने, ठीक है। तो वो है हमारी फिस्कल काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट सही है, आंसर आ जाता है इसका डी। आ जाते हैं हम पीएम कुसुम पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पीएम कुसुम पे। पीएम कुसुम क्या, पीएम कुसुम है कि खेतों में जो तो सबसे पहले तो इसकी वही देख लो, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, इसको बोलते हैं पीएम किसान। इसमें क्या है, जो भी सोलर पंप्स प्रोवाइड किए, सोलर पंप्स लगाए जाएंगे किसानों के वहाँ पे खेतों में, ठीक है, किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाए जाएंगे जिससे कि उसका इलेक्ट्रिसिटी पे उनका बोझ जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं पीएम कुसुम स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। एक चीज़ याद रखना, वहाँ पे सोलर पंप लगाए जाएंगे तो उसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, उसमें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। और सेकंड है इसका कि इट सपोर्ट्स द इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड सोलर पंप इन द रूरल एरियाज, कि ये जो है ऑफ ग्रिड सोलर पंप को इंस्टॉल करेगा रूरल एरियाज में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑफ ग्रिड करेगा। सबसे पहले है कि ग्रिड से आपकी डिपेंडेंस रिड्यूस करनी है, ठीक है, मतलब क्या करना है, ग्रिड से आपकी ग्रिड की डिपेंडेंस आपसे कम करनी है, मतलब क्या करना है, सोलराइजेशन करना है, सोलर पंप लगाने, सोलराइजेशन करना है, और क्या करना है, डीडीजलाइजेशन करना है, डीडीजलाइजेशन करना है, डीजलाइजेशन, ठीक है। डीडीजलाइज मतलब डीजल का यूज़ कम करना है, सोलर पंप का यूज़ ज़्यादा करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इससे क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होगी, हमारी वाटर सिक्योरिटी भी होगी, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी होगी, ठीक है। और इसका मेन जो टारगेट है वो क्या है कि हमें 30.8 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड करनी है इस पीएम कुसुम स्कीम से। कब तक, 2022 तक हमें 30 गीगावाट एनर्जी ऐड करनी है, सोलर कैपेसिटी, ठीक है। और ये इसके टारगेट्स हैं, ये है, ठीक है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, आ गया ये हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में हमें बताना है। नेशनल पेंशन स्कीम, तो एक चीज़ याद रखना, मैं एक बार जल्दी से इसके नोट्स ही बनवा देती हूँ कि नेशनल पेंशन स्कीम में क्या है। तो देखो यहाँ पे रखा है नेशनल पेंशन स्कीम, इधर साइड में देखते जाना, ठीक है। एक है हमारी नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, एक हमारी अटल पेंशन योजना, ठीक है, दो स्कीम है। ये जो थी ये 2004 में आई थी हमारी नेशनल पेंशन स्कीम। अटल पेंशन योजना हमारी आई है 2015 में, सबसे पहला डिफरेंस, ठीक है। ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं है, एक्सेप्ट फॉर आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं है, ठीक है। याद रखना ये यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, सभी इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है, ये सभी के लिए है। 2015 में बनी है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ये 2004 में बनी है। इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, PFRDA। इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, इसको भी PFRDA करता है, इसको भी PFRDA ही करता है, ठीक है। ये जो एजेंसी है हमारी, ठीक है, ये करती है।
इसके 2 पार्ट्स हैं, इसमें है एक है नॉन विड्रॉएबल पार्ट और एक है विड्रॉएबल पार्ट, एक है विड्रॉएबल अकाउंट, ठीक है। 2 अकाउंट हैं, सभी सिटीजन के लिए अवेलेबल है ये, मतलब 2009 से सभी सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हो गई है ये, 2009 से सब सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हो गई है। कौन ज्वाइन कर सकता है? जिसकी एज 18 to 65 है, जिसकी एज 18 to 65 है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। लेकिन याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, OCI और जो PIO हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है, नेशनल पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें क्या है, इसमें कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? जो 18 से 40 साल के लोग हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ कंट्रीब्यूटरी है, कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, कुछ आप करोगे। मिनिमम पेंशन की आपको गारंटी दी जाती है कि आपको इतनी तो मिनिमम पेंशन मिलेगी, ठीक है। मिनिमम पेंशन गारंटी की जाती है। जो अगर बेनिफिशियरी मर जाता है तो उसके बाद उसके स्पाउस को दिया जाता है, स्पाउस मर जाता है तो जो अमाउंट है वो अंटायर अमाउंट नॉमिनी को दिया जाता है, अंटायर अमाउंट जो है नॉमिनी को दिया जाता है। अभी तक केवल और केवल 5% पॉपुलेशन जो भी एलिजिबल है, केवल 5% ने इसमें इनरोल करवाया, ज़्यादा इसमें इनरोल नहीं करवा रहे हैं। तो ये होगी नेशनल पेंशन स्कीम, ये होगी अटल पेंशन योजना। अभी साइड में देखो, नेशनल पेंशन स्कीम इज ए पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेटेड बाय PFRDA। क्या PFRDA इसको रेगुलेट कर रही है? बिल्कुल, PFRDA इसको रेगुलेट कर रही है। सेकंड है, कोई भी इंडिविजुअल जिसके 18 to 65 एज है वो इसको ज्वाइन कर सकता है, बोथ नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना। ये स्टेटमेंट तो गलत होगी, केवल नेशनल पेंशन स्कीम को 18 से 65 वाले ज्वाइन कर सकते हैं, अटल पेंशन योजना के लिए जो एज है वो है 18 to 40, ये है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो अपने नोट्स बना लिए होंगे ये कट कर देती हूँ, तो इसका आंसर हो जाता है, वो जाता है हमारा A। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। रेज इनिशिएटिव के बारे में हमें बताना है। रेज इनिशिएटिव, देखो रेज की फुल फॉर्म 2 रेज हैं, ठीक है। अभी मैं इस रेज के बारे में, 2 रेज के बारे में आज ही बताऊंगी। रेज है रिट्रोफिट AC टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी, टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये रिट्रोफिट AC टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, ये है रेज इनिशिएटिव, इसकी फुल फॉर्म है ये रेज की, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? सबसे पहले इसने बोला है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर है, ये इसके अंडर नहीं है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। अगर आपने ये भी पता है ना तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल लोगे, इसका आंसर हो जाता है C, ठीक है। इसका आंसर हो जाता है C। इसका मतलब सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। ये क्या करता है? इट एम्स टू इंप्रूव द इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए हमारे अंडर की एयर क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, बिल्कुल सही। और ये किसकी पार्टनरशिप में किया गया? बिल्कुल मैत्री जो प्रोग्राम है, US का जो मैत्री प्रोग्राम है उसके अंडर इसको वो किया गया। मैत्री की फुल फॉर्म अगर आ जाए, US का जो मैत्री प्रोग्राम है, और कौन है? EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ये इंडिया की है। ये दोनों ने मिलकर इसको पार्टनरशिप में किया है। तो मैत्री की फुल फॉर्म क्या है? मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। ये है इसकी फुल फॉर्म USAID की। ये है EESL, ये दोनों ने मिलके इस प्रोग्राम को चलाया है। किस लिए है? कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होगी। देखो अब ये हो गया एक रेस, ठीक है, एक रेस। एक और रेस जो मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है। क्या ही करूँ, 1 मिनट, इसी को मिटा देते हैं, ठीक है। अभी देखो एक और रेज है, एक और जो है रेज इनिशिएटिव, ठीक है, उसको बोलते हैं रेज 2020। रेज 2020 की वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है। उसके लिए ये 2020 ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। एक रेज इनिशिएटिव ये है मिनिस्ट्री, और एक रेज इनिशिएटिव ये है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर लेके आई है। ये कौन लेके आया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ये जो है MEIT प्लस नीति आयोग, ठीक है, प्लस नीति आयोग, ये लेके आया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना दोनों रेज को, ये रेज अलग है, ये रेज अलग है। आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना होगा कौन से के बारे में वो बात कर रहा है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड जो है उसके बारे में हमें बताना है। इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सबसे पहले जो है कि ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो ये है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एग्री इंफ्रा फंड है, सेक्टर स्कीम है। इट एम्स टू प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय फाइनेंशिंग फैसिलिटी फॉर इंप्रूविंग द ओवरऑल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, ये जो है हमारी डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी को इंप्रूव करेगा ताकि हमारी ओवरऑल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके। ये जो स्कीम है 10 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स कब से कब? 2020 से लेकर 29 तक, 2020 से लेकर 29 तक की है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, ठीक है। और मेनली ऐसे सब्जेक्ट्स पे गवर्नमेंट इसमें इंफ्रा में खर्च करती है जो कि यूनियन लिस्ट में होते हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स पे गवर्नमेंट इसमें खर्च करती है। और मेन क्या? क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट भी होता है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर MSME, ये लोन भी देती है, ठीक है। इसके अंडर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर MSME,
ठीक है, ये है, इसमें ये लोन्स भी देती है 2 करोड़ तक के। इसमें बेनिफिशरीज कौन होते हैं? फार्मर, एफपीओ, मार्केटिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, एग्री इंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, पीपीपी प्रोजेक्ट, सारे ही इसके अंदर इसके पॉजिटिव में होते हैं। तो ये एग्री इंफ्रा फंड के बारे में सारी स्टेटमेंट सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। हमें बतानी है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो, इसमें इसको निकालता वो है जो इसमें देखो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम में भी आना चाहिए। एक और चीज़ के लिए मैंने ऐसे ही बताया था, तो कमेंट करके बताना। चलो कमेंट करके तो कोई बताता ही नहीं है, ठीक है, तो भूल जाते हैं शायद। एक होता वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के बारे में भी मैंने, ग्लोबल हंगर या वर्ल्ड हंगर इंडेक्स था, उसको उसके में भी आपको हंगर होना चाहिए, तभी उसके जो निकालते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी हंगर है, ठीक है। अभी मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बताई है पॉपुलेशन, इसके बीच में अगर पॉपुलेशन नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज नहीं करेगी। फर्स्ट है, इट इज़ रिलीज एनुअली बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या है इसमें? नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका मतलब इसको रिलीज नहीं करती है, इसको रिलीज करती है यूएन पॉपुलेशन फंड। कौन करता है इसको रिलीज? यूएन पॉपुलेशन फंड। यूएन पॉपुलेशन फंड इसको रिलीज करता है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है हमारी, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है। 1 in 3 गर्ल्स, 3 में से 1 लड़की जो मिस होती है ग्लोबली सेक्स सिलेक्शन के कारण, प्री या फिर पोस्ट नेटल, वो इंडिया की है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट से। थर्ड है, इंडिया अलोंग विद चाइना अकाउंट्स फॉर अराउंड 90% ऑफ एस्टिमेटेड गर्ल लॉस्ट एनुअली टू फीमेल फीटिसाइड। ये बिल्कुल सही है। इंडिया और चाइना में अगर हम बात करें, इंडिया में 40% है और चाइना में 50% है। टोटल मिला के 90% जो फीमेल फीटिसाइड होते हैं वो इंडिया और चाइना में होते हैं। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी दोनों ही जो है बिल्कुल दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसको निकालता कौन है? और जो इसको निकालता है, अगर हम यूएन पॉपुलेशन फंड की बात करें, पॉपुलेशन फंड की बात करें 1967 में बना था, ठीक है। और इकोसोक जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो यूएन की है वो इसको एस्टेब्लिश करती है। थर्ड क्या है कि यूएन बजट नॉट सपोर्टेड बाय यूएन बजट, नॉट सपोर्टेड बाय यूएन बजट। यूएन बजट इसमें कुछ नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट है, अपना बजट खुद मैनेज करती है, ठीक है, यूएन पॉपुलेशन फंड। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बताना है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को निकालता कौन है? सबसे पहले इसको निकालता कौन है? इसको निकालता है यूएनडीपी प्लस जो हमारा एचडीआई का इनिशिएटिव है, एचडीआई का इनिशिएटिव है जो, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये 3 चीज़ें निकालती हैं। यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये 3 चीज़ निकालती हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। 3 चीज़ें इसमें होती हैं, याद रखना। जो थी ना ह्यूमन, एक था कैपिटल इंडेक्स, एक था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो तीन थे वही 3 इसमें है। एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एम्प्लॉयमेंट इसमें नहीं है, थर्ड इसमें नहीं है, तो एक स्टेटमेंट काटते ही आपका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, कौन इसको निकालता है और कौन कौन से इसमें ये हैं फैक्टर्स हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। स्टार्स प्रोग्राम के बारे में बताना है। स्ट्रेंथनिंग टीचर्स लर्निंग, टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। स्टार्स, ये है हमारा स्टार्स प्रोग्राम, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने, इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने दोनों ने इसको मिलकर लॉन्च किया। कब? 1994 से है ये, ठीक है। फर्स्ट है, इट इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। ये बिल्कुल सही है, हमारी स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, वहाँ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, इट इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन लाइन्स विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखो, ये कोई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो अभी बनी है, तो उसका इनिशिएटिव नहीं है ये, ठीक है, उसका इनिशिएटिव नहीं है। हाँ, उसको सपोर्ट बेशक करेगा, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो अभी बनी है, तो उसका ये इनिशिएटिव नहीं है। ये तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट है, ठीक है। और क्या है? ये पब्लिक एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। और याद रखना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। और भी बहुत सारे उसको देखो, एक और चीज़ याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो स्कीम है ये सपोर्ट करती है आपको पार्टिसिपेट करने के लिए पीसा में, ठीक है। पीसा में, पीसा क्या है? प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इसमें क्या स्टूडेंट का असेसमेंट किया जाता है कि उनको कितना आता है, कितना नहीं आता है, ठीक है, ये सब किया जाता है। इंडिया 2022 में इसमें पार्ट ले रही है, इंडिया 2022 में इसमें पार्ट ले रही है। एक चीज़ याद रखना, 2009 में है ना, 2009 में बेइज्जती की बात है, 2009 में इंडिया की रैंक 72nd आई थी। कितने कंट्रीज़ में से? 74 में से। तो इंडिया ने कहा कि ये जो है ना बायसनेस है, हमारे स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ये है बायस कर रही है, तो इंडिया ने 2012 में इसको बॉयकॉट कर दिया।
फिर 2015 में भी मतलब इसको बॉयकॉट कर दिया, 2019 में भी बॉयकॉट कर दिया, अभी 2022 में हम इसमें ऐड होने की बात चल रही है, इसलिए मैंने अभी इसमें बता दिया कि ये जो स्कीम है ये इसको भी सपोर्ट करेगी। याद रखना जो ये पीसा स्कीम है ये 2000 में चली थी। OECD जो कंट्रीज़ हैं, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ये चलाया था। हर 3 साल के बाद होती है, हर 3 साल, एवरी 3 ईयर्स के बाद ये होती है। ठीक है, टेस्ट किया जाता है कि 15 साल के बच्चे का कि उसमें की लर्निंग आउटकम कितने, मैथ कितना आता है, साइंस कितनी आती है, पढ़ना कितना आता है, ठीक है, रोना कितना आता है, सॉरी जॉक्स अपार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पीसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट क्या है सब कुछ समझ में आ गया। तो आंसर बता दिया था मैंने, इसका ए है। ठीक है, हाँ इसका आंसर ए है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33 पे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के बारे में हमें बताना है। ए पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर अंडर दिस सेक्शन ऑफ एक्ट डज नॉट हैव राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। तो देखो, सबसे पहले तो जो इसमें जो मेजर चेंज किया गया है वो यही किया गया है कि इसमें जो ट्रांसजेंडर है वो अपने जेंडर को खुद डिटरमाइन कर सकते हैं कि आप फीमेल बनना चाहते हो, मेल बनना चाहते हो, आपको क्या बोला जाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि उसको राइट नहीं है, नहीं उसको राइट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारा आंसर आ जाता है, हमें और कुछ पता होने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड है द एक्ट इनवाइसेज ए नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इसमें बोला जा रहा है कि हम एक नेशनल काउंसिल बनाएंगे ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। थर्ड है एवरी एस्टेब्लिशमेंट डेजिग्नेट ए पर्सन टू बी कंप्लाइंट ऑफिसर टू डील विद द कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू द वॉल्यूशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यस, एक कंप्लाइंट ऑफिसर को भी बिठाया जाएगा ताकि वो इसकी जो कंप्लेंट्स हैं उसको देख सके। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बताना है, जो कि 2020 में हमारी रिलीज हुई थी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, सबसे पहले इसको रिलीज कौन करता है? सबसे पहले इसने बोल रखा है कि इसको जो है UNDP प्रिपेयर करता है। सबसे पहले देखो सेकंड स्टेटमेंट देखो, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय UNDP, बिल्कुल गलत है ये। UNDP इसको नहीं, इसमें भी सस्टेनेबल आना चाहिए। देखो, हंगर में हंगर आना चाहिए, पॉपुलेशन में पॉपुलेशन आना चाहिए, सस्टेनेबल में भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी सस्टेनेबल आना चाहिए। क्या आएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का एक ग्रुप है, ये इसको रिलीज करता है। प्लस एक और इंस्टीट्यूशन बहुत ही वैसा है, बर्टलिस्मैन स्टिफ टंग या स्टिफ फंग कुछ ऐसा है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन इसको मिलकर निकालनी है। तो याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये दो हैं, ये इसको निकालता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी होगी रॉन्ग, इसको UNDP निकालता है। अगर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया इसका, और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट, इट इज़ फोकसिंग ऑन SDG एंड COVID-19, बिल्कुल SDG पे काम कर रहा होगा ये, आजकल तो सारे ही कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड क्या है? एज पर रिपोर्ट इंडिया इज रैंक्ड बिलो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया की जो रैंक है वो 117 आई है 166 कंट्रीज़ में से। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी हमसे आगे ही हैं। ठीक है, जिससे कंपेयर करेंगे हम उससे भी नीचे जाएंगे ना, तो हाई से कंपेयर करने के बजाय हम पाकिस्तान से कंपेयर कर लेते हैं कि हमारी रैंक बहुत अच्छी है, अब उससे भी पीछे हमारी हर चीज़ में जाने लगी रैंक। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी नीचे हैं इसमें। और इसको निकालता कौन है? SDS से निकालता है। और किसके पे ये देखो, और एक और चीज़ याद रखना, इसमें जो टॉप किया है वो क्या? स्वीडन ने इसमें टॉप किया है। और एक और स्टेटमेंट की बात की, इसमें मोस्ट रैपिड प्रोग्रेस जो है कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हुई है? तो देखना, मोस्ट जो प्रोग्रेस हुई है वो सबसे ज़्यादा हुई है SDG 1, 9, 11, इन 3 में हुई है। 1 क्या है? नो पॉवर्टी वाला, आप सभी को पता होगा, 1 का तो सबको पता रहता है, नो पॉवर्टी। 9th क्या है? इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। और 11 क्या है? सस्टेनेबल सिटीज़ वाला। ये 3 में मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में हमें स्टेटमेंट बताने कि मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले याद रखना, मधुबनी पेंटिंग्स का जो ओरिजिन हुआ था वो मिथिला रीजन बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मिथिला बिहार में। इसी को इसलिए मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है इनको। ठीक है, सबसे पहले दीज पेंटिंग्स आर लार्जली मेड यूजिंग पाउडर राइस कलर डिराइव्ड फ्रॉम टर्मरिक पोलन पिगमेंट्स, बिल्कुल ये इसी से बनाई जाती हैं। सेकंड है डबल लाइन इज यूजुअली ड्रॉन एज द बॉर्डर, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डबल लाइन एज ए बॉर्डर बनाई जाती है। थर्ड है मधुबनी पेंटिंग को GI टैग भी मिला हुआ है बिहार से, बिल्कुल सही है। मिथिला पेंटिंग्स भी इनको कहा जाता है, मैंने बता दिया। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो जो आंसर हो जाता है वो जाता है D। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कौन सी बतानी है सही है? एक है बुर्रा कथा, एक है हरी कथा। इसमें बोला गया कि ये जो है बुर्रा कथा ये केरल में होती है, इसमें बोला कि हरी कथा तेलंगाना में होती है। बुर्रा कथा जो है वो इंटरटेनमेंट है, जिसमें डांस होता है, ड्रामा होता है, सॉन्ग्स होते हैं, जोक्स होती है। हरी कथा में क्या होता है? रिलीजियस स्टोरी को बताया जाता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, कथा बुर्रा कथा पुर्रा कथा जो भी है, ये जो दोनों हैं ये दोनों ही आंध्रा और तेलंगाना में होती हैं, कोई केरल वेरल में नहीं होती। दोनों ही जो ये कथा हैं ये कहाँ होती हैं?
आंध्रा और तेलंगाना में होती हैं, दोनों ही कथा आंध्रा और तेलंगाना में होती हैं, ठीक है। बुर्रा कथा में वो जो आप बताया था वो ठीक था कि उसमें ड्रामा वगैरह, डांस, सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, और हरी कथा में भगवान की थोड़ी रिलीजियस थीम के ऊपर होती हैं, ठीक है। लेकिन स्टेटस में गलत बता रखी है। जो इसका ये डिस्क्रिप्शन है ये सही है, लेकिन केरला में ये नहीं होती है। इसका भी डिस्क्रिप्शन ये सही है, हरी मतलब भगवान, मतलब शिव भगवान की हो जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाती है हमारी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ याद रखना, इसमें एक बुर्रा में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, उसको बोलते हैं तांबुरा, उसको बोलते हैं तांबुरा, ठीक है। वह तांबुरा इंस्ट्रूमेंट कहाँ बजाया जाता है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सरदार सवर्ण सिंह कमेटी। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो ऐड हुई थी, ठीक है, सवर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन में, बिल्कुल सही है। सेकंड है, सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन मेड लीगली इन्फोर्सेबल थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल, जो है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लीगली इन्फोर्सेबल बनाया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। अब बोलोगे कौन सी को बनाया गया है, कौन सी को बनाया गया है, तो याद रखना, एक तो जो हमारी पहली है आर्टिकल 51A में जो ए वाला पार्ट है वो है कि आपको रिस्पेक्ट करना अपने नेशनल आइडियल्स का, इंस्टीट्यूशन का, नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का। इसके लिए हमने एक लॉ बनाया है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ओनर्स एक्ट 1971, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ओनर्स एक्ट 1971। कोई भी अगर इंसल्ट करता है तो 3 साल की सजा या फिर उसको फाइन ले दिया जाएगा। तो ये लीगली इन्फोर्सेबल किया गया एक तो। दूसरा एक और किया गया है आर्टिकल 51A में जी वाला, 51G वाला, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए बनाया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये बोला गया कि कुछ को इसमें लीगली इन्फोर्सेबल, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है कि ये जो है अपहोल्ड, प्रोटेक्ट एंड सोवरेनिटी, यूनिटी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है, बिल्कुल ये भी जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 51 में होती हैं। और याद करना कब आई थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आई थी ये, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। तो सारी स्टेटमेंट सही है, आंसर आ गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। प्रियम्बल तो भाई देखो आपको याद ही होना चाहिए। अभी प्रियम्बल उठाओ, रट लो, क्योंकि अब की बार क्या पिछली बार जो है इंटरव्यू में भी प्रियम्बल आया हुआ है कि सुनाओ, हम प्रियम्बल सुनाओ, बैठ के प्रियम्बल सुनाने लग जाओ, ठीक है। तो प्रियम्बल याद होना चाहिए आपको बाय हार्ट, ठीक है। तो उसमें देखो इंडिपेंडेंट कहीं नहीं लिखा हुआ है, सबसे पहले तो उसमें कहीं इंडिपेंडेंट नहीं लिखा हुआ है। जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, ये भी है। और फ्रीडम देखो कितने हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बस यही स्टेटमेंट है, यही आंसर आ गया। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें फ्रीडम भी नहीं है, ठीक है। प्रियम्बल में फ्रीडम भी नहीं है, फ्रीडम भी नहीं है, और हमारा ये भी नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है हमारा 38 का ये। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a)। क्या इसमें बोला गया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है थ्रू दी मीडियम ऑफ इंटरनेट के माध्यम से, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है। और कोई भी रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाई जाती है तो वो आर्टिकल 19(2) के अकॉर्डिंग होगी। तो इसमें जो बताया गया है, द स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट द सेड फ्रीडम ऑन विच, किस ग्राउंड पे जो गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है हमारे उसको। तो सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी होगी तब भी कर सकती है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट होगी तब भी कर सकती है, फ्रेंडली रिलेशन अगर हमारे बिगड़ रहे होंगे तब भी कर सकती है, पब्लिक ऑर्डर होगा तब भी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा तब भी, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस होगा तब भी, तो सब में ही कर सकती है। गवर्नमेंट जो है आपको रिस्ट्रिक्ट किसी भी चीज़ में कर सकती है, ठीक है। बोलने का अधिकार कभी कभी दिया जाता है आपको, मतलब सॉरी जोक्स अपार्ट जो है कि आपको दिया जाता है, लेकिन इनमें आपको गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। इंटरनेट वाला जो केस आया था, याद रखना, ये जो इंटरनेट का केस आया था ये आया था अनुराधा भासीन वाला, अनुराधा भासीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, भासीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1971 establishes the privy purse in the India and sees the recognition granted to the rulers of Indian states। तो याद रखना कि जो 26 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, तभी प्राइवी पर्स को जो है वो एबोलिश किया गया था और उनको रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया गया था कि हम कोई रूलर्स को अभी रिकॉग्निशन नहीं देंगे। सेकंड है कि जो प्राइवी पर्स एबोलिश किया गया था वाज इनकम्पैटिबल विद एन इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर एंड वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इक्वल राइट्स फॉर, बिल्कुल इसलिए किया गया था क्योंकि वो अगेंस्ट था, सबको इक्वालिटी नहीं दे पा रहे थे, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। थर्ड है ये तब एबोलिश किया गया था जब लाल बहादुर शास्त्री, देखो सबसे पहले अगर ये स्टेटमेंट सही है तो वो तो पहले ही मर गए थे ना, 65 में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये स्टेटमेंट तो या तो ये सही होगी या ये सही होगी। अगर आपको ये स्टेटमेंट पता है ये सही है तो फिर ये तो गलत है ही, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री नहीं, उस टाइम पे मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, थर्ड रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। ये स्टेटमेंट इसका आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ये क्वेश्चन 2 बार हो चुका है पहले। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में हमें बताना है। जो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स है
वो हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है, बिल्कुल नहीं। जो हमारा ये है, ये एक एक्ट के अंडर बना है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, उसके अकॉर्डिंग बना है 2007 में। नेशनल कमीशन फॉर जो चाइल्ड राइट है ये हमारा 2007 में बना है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी, ठीक है। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है, ये बिल्कुल सही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये नहीं बना है, ठीक है। स्टैट्यूट से बना है, एक्ट के अंडर बनाई है, ठीक है, याद रखना। और इसमें बोला गया कि द एनसीपीसीआर हैज़ द पावर टू समन डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एंड रिसीविंग, ये भी सारी जो चीज़ें हैं ये भी एनसीपीसीआर कर सकता है। याद रखना यहाँ पे जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो है 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे को चाइल्ड माना जाता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक और चीज़, इसका चेयरपर्सन कौन होना चाहिए? इसका चेयरपर्सन वो होना चाहिए जिसने कोई बड़ा काम किया हो, मतलब पर्सन ऑफ एमिनेंस या फिर एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड होना चाहिए उसका चाइल्ड वेलफेयर में, ठीक है। एक चेयरमैन होता है, 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर में मिनिमम 2 वुमेन होनी चाहिए, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 2 वुमेन होनी चाहिए, और जो मेंबर होनी चाहिए अदर्स, या तो वो एजुकेशन में या चाइल्ड हेल्थ में या जुवेनाइल जस्टिस में या फिर चाइल्ड लेबर या डिस्ट्रेस में या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी में एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल उसके अंडर होनी चाहिए। और याद रखना ये केवल और केवल इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही वो नहीं करता, मतलब कंप्लेंट्स इस एक्ट की भी लेता है और 2 एक्ट्स की ये कंप्लेंट्स लेता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता नहीं होता लोगों को। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 उसके अंडर की कंप्लेंट भी लेता है, और दूसरा है कि पोक्सो एक्ट के अंडर 2012 में जो बना था उसके अंडर की भी ये लेता है। तो दोनों के अंडर की कंप्लेंट्स भी जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है वो लेता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, सेकंड सही है, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या बताता है हमें, क्या बताता है? दिस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या बनाया गया है, ठीक है, क्या क्या और क्या क्या बनाया गया? तो देखो इसमें क्या क्या बनाया गया कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या बनाई गई है सबसे पहले। सेकंड है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है ये नेशनल लेवल पे बनाया गया। ओनली वाली स्टेटमेंट काट दो क्योंकि नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों लेवल पे बनाया गया है। नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों लेवल पे बनाया गया है, तो थर्ड स्टेटमेंट काट दो। थर्ड स्टेटमेंट काटते ही हमारा आंसर आ जाता है ए। और सारी चीज़ें बनाई गई हैं। कंज्यूमर मेडिएशन सेल भी बनाया गया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बनाई गई है, ये भी बनाई गई है, ये भी बनाई गई है, लेकिन ये भी बनाई गई है, लेकिन ये नेशनल लेवल पे नहीं, केवल और केवल नेशनल लेवल पे नहीं बनाई गई, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाई गई है। तो याद रखना इसका आंसर हो गया ये। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। चिराला टेक्सटाइल के बारे में हमें अभी इसमें बताना है कि चिराला टेक्सटाइल क्या है। और सेकंड है पुट्टा का तेलिया रुमाल। सबसे पहले चिराला, एक चिराला टाउन है हमारे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसको कशियापुरी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। मेनली ऐसा कपड़ा बनाते हैं यहाँ पे जो कि वीविंग में, बुनने में काम आता है, ठीक है। जब फैब्रिक रेडी हो जाता है तो उसको वैक्स और क्ले के साथ बाइंड कर दिया जाता है और फिर उसको डाई की जाती है किसी कलर से, ठीक है। और जो चिराला टाउन है मेनली फेमस है हमारे हैंडलूम्स के लिए। चिराला टाउन किस लिए फेमस है? मेनली हैंडलूम्स के लिए फेमस है। मेनली जो है ये हमारा हैंडलूम्स के लिए फेमस है, और यहाँ के जो हैंडलूम्स होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, आप किसी भी सीजन में पहन सकते हो, ठीक है। तो इसमें बोला है कि चिराला टेक्सटाइल इज मेड अप ऑफ यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल। बिल्कुल, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। फिर बनाने के बाद उसको वैक्स और क्ले में इसको रैप कर दिया जाता है और फिर इसको डाई किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है ये। कहाँ पे? ये टाउन चिराला, आंध्रा में है। सेकंड है पुटा का तेलिया रुमाल, इसको जो है ये चिराला से बिलोंग करता है। बिल्कुल, जो इसका ओरिजिन हुआ है, इसका तेलिया रुमाल का जो ओरिजिन हुआ है वो चिराला टाउन में ही हुआ है, ठीक है। इसका जो ओरिजिन हुआ है इसका चिराला टाउन में ही हुआ है, और इसको जो है GI टैग भी दिया गया है। GI टैग कहाँ से मिला है इसको? तेलंगाना से। GI टैग इसको कहाँ से मिला है? तेलंगाना से मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। आंसर आ जाता है हमारा इसका सी, ठीक है। आंसर आ जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 44, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को करना क्योंकि उसके बाद जो है ज़्यादा और ज़्यादा आवाज़ें होंगी, ये थोड़ी अभी आवाज़ ज़्यादा हो रही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। बाथुकामा के बारे में हमें बतानी है कि बाथुकामा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो याद रखना ये एक फ्लोरल फेस्टिवल है। बिल्कुल, बाथुकामा एक फ्लोरल फेस्टिवल है। तेलंगाना में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और फेमिनाइन फेलिसिटेशन है। इसमें क्या होती है, वुमेन जो है अपनी ट्रेडिशनल साड़ी, ज्वेलरी सब कुछ पहनती हैं, ठीक है। हर साल मनाया जाता है ये, ठीक है। हर साल मनाया जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, ठीक है। और मतलब बाथुकामा का मतलब तेलुगु में जो है ना, तेलुगु में बाथुकामा का मतलब होता है मदर गोडेस कम अलाइव। मदर गोडेस कम अलाइव, मतलब उस टाइम पे जो मदर गोडेस हैं वो जिंदा हो जाते हैं, और यहाँ पे महागौरी की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा डी। फ्लोरल फेस्टिवल है और ये यहाँ पे ये चीज़ की जाती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे हम।
गटका के बारे में हमें बताना है। गटका कहाँ पे? पंजाब में, बिल्कुल। मार्शल आर्ट जो अभी उसमें ऐड हुई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी, जब मैंने बताया था कि आपको ये यूज़ हुई है। गटका बिल्कुल पंजाब के। सिलंबम, सिलंबम कहाँ की? याद रखना, अरुणाचल की नहीं है ये। कहाँ के? सिलंबम तमिलनाडु की। सिलंबम कहाँ के? तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है ये भी क्या? एक मार्शल आर्ट ही है। ये भी क्या? एक मार्शल आर्ट है। नाम याद कर लो कौन सी स्टेट की कौन सी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड हमारी रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, तो आंसर हो गया ए। ठीक है, आंसर हो गया ए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? छाऊ डांस इज पॉपुलर इन उड़ीसा, झारखंड एंड बंगाल। जो ये छाऊ डांस है ये उड़ीसा, झारखंड और बंगाल में फेमस है, बिल्कुल सही है। छाऊ इनेक्ट्स द एपिसोड फ्रॉम महाभारत एंड रामायण, बिल्कुल। ये जो है, ये जो जहाँ पे ये नाटक किया जाता है वो मेनली जो है रामायण और महाभारत के थीम पे किया जाता है, बिल्कुल। थर्ड है थियम इज रिचुअलिस्टिक डांस परफॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ केरला। थियम जो है वो केरल में किया जाता है, बिल्कुल। केरल के भी जो सैक्रेड ग्रूव्स हैं, ट्राइबल पीपल करते हैं इसको, केरल के भी जो सैक्रेड ग्रूव्स हैं, क्या नाम है उनका? कावू, कावू, वहाँ पे किया जाता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल में सैक्रेड ग्रूव्स पाए जाते हैं, उसका नाम है कावू, वहाँ पे ये थियम फेस्टिवल वो किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट, मेनली जो छाऊ डांस है वो ईस्टर्न इंडिया में किया जाता है और मेनली वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये मेनली पुरुलिया का डांस है। ठीक है, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। तंजावुर पेंटिंग के बारे में आपको बताना है। तंजावुर पेंटिंग के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले है कि इट्स ओरिजिन इज कंसिडर्ड टू बी इन रेन ऑफ मराठा। मराठा के टाइम पे इसका ओरिजिन माना जाता है, बिल्कुल 1700 के टाइम पे माना जाता है कि इसका ओरिजिन हुआ था। ठीक है। सेकंड, इट बियर्स इन्फ्लुएंस फ्रॉम दक्कनी एंड यूरोपियन स्टाइल। इसका जो इन्फ्लुएंस है वो दक्कनी और यूरोपियन स्टाइल से भी है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका जो वो है ना ये वो इन्फ्लुएंस वो नयाकाज से भी है। नयाकाज जो थे ना, नयाकाज जो थे विजयनगर एम्पायर के टाइम पे जो फेमस थे, उनसे भी इनके कुछ जो पेंटिंग्स है वो मैच करते हैं। ठीक है, मेनली कहाँ पे है? मेनली तमिलनाडु में ये पाया जाता है, मेनली तमिलनाडु में ये पाया जाता है तंजावुर पेंटिंग। ठीक है, तो आंसर हो गया सी, दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं तंजावुर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है कि तंजावुर डोल इज टाइप ऑफ इंडियन बोटल हैड मेड ऑफ टेराकोटा मटेरियल। जो ये तंजावुर ये है, ये बिल्कुल टेराकोटा मटेरियल की ही बनी होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये तंजावुर जो डोल है वो ऐसे ही बनी होती है। सेकंड, तंजावुर डोल हैज गॉट द जीआई टैग। जो तंजावुर ये जो डोल है इसको जीआई टैग भी मिल गया, ये भी बिल्कुल सही है। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। थर्ड है द ट्रेडिशनल रोड पपेट फॉर्म ऑफ वेस्ट बंगाल इज नोन एज पुतुल नाच। पुतुल नाच कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, पपेट डांस होता है, पुतुल डांस, बिल्कुल। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है हमारी। इसको जो बोलते हैं वो पुतुल डांस बोलते हैं, जो वेस्ट बंगाल में किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर आ गया हमारा डी, आंसर आ गया हमारा डी। ठीक है, ठीक है, आंसर आ गया डी। और भी हाँ देखो, इसमें एक और चीज़ मैं लिखवा देती हूँ। इसमें है एक चेतियार बोमई भी कहा जाता है इसको। चेतियार बोमई भी कहा जाता है किसको? इसको पुतुल डांस को चेतियार बोमई भी कहा जाता है। नवरात्रि के टाइम पे होता है ये। किस टाइम पे होता है? नवरात्रि के टाइम पे होता है, रात्रि। ठीक है, नवरात्रि के टाइम पे होता है चेतियार बोमई। ठीक है, याद रखना इसको। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। पूना पैक्ट के बारे में हमें स्टेटमेंट बताने की कौन सी सही है कौन सी गलत है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। उसके बीच में हुआ था बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, सबको पता है। ठीक है, पूना पैक्ट अबंडेंट द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस। बिल्कुल, पहले सेपरेट इलेक्टोरेट ले रहे थे जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनके लिए, बी आर अम्बेडकर। लेकिन पूना पैक्ट जब हुआ तो गांधी जी ने जब फास्ट रखा तो उसके बाद वो उनसे मिलने गए और वहाँ पे उन्होंने ये आइडिया अबंडन कर दिया। सेकंड है द सीट रिजर्व फॉर डिप्रेस क्लासेस वर इंक्रीज। बिल्कुल इंक्रीज हुई थी। कितनी से कितनी इंक्रीज? 71 से 147 हो गई थी। 71 से 147 इंक्रीज किया गया था, प्रोविंशियल में भी और सेंट्रल लेजिस्लेचर में, दोनों में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। थर्ड है द गवर्नमेंट ऑफ द डे डिड नॉट एक्सेप्ट द पूना। बिल्कुल एक्सेप्ट किया था भाई, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया था? उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसने एक्सेप्ट किया था इसको। तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट होती है हमारी सही। ठीक है, ये हो गया हमारा 49। क्वेश्चन आ जाता है 50। रास और संकीर्तन मोस्ट पॉपुलर फॉर्म किस चीज़ के? याद रखना, रास और संकीर्तना जो है ये होते हैं मणिपुर में। ये होते हैं मणिपुर में। मणिपुर में एक और चीज़ फेमस है, थांगता। क्या फेमस है? थांगता। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो आता है ना, इंटेंजिबल हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी, इंटेंजिबल हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी, उसमें भी आता है थांगता फेमस है। ठीक है, याद रखना, थांगता भी मणिपुर का है, रास भी मणिपुर का है और संकीर्तन भी मणिपुर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि आज आपने देखा कि हम आज के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ शेयर कर दो 2-4 बच्चों में, ताकि इसके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएँ। ठीक है, तो और इसी नोट पर चलो हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा, हम आपके साथ हैं लास्ट टाइम तक। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सो इसी नोट पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।